हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर चलिए फ्रेंड, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा हमने अपनी पहली वीडियो में, जो इससे पहले आपकी वीडियो बनी है, उसमें हमने आपका जो संसद था, संसद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए थे। पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो हमने सारे कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो वो पार्लियामेंट के बाद आज हमारा रहेगा सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है, मतलब क्वेश्चन यही होते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, आपसे घुमा फिरा के पूछता है। आपको करना क्या है, आपको बस ये क्वेश्चन अपने अच्छे से कवर कर लेने हैं ताकि एग्जामिनर आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके पास उसका आंसर हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये हमने देखा नहीं था या हमने पढ़ा नहीं था तो इसलिए हमें ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पहला क्वेश्चन रहेगा कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वो आपका संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपना है वो कब हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। क्या रहेगा? 28 जनवरी 1950। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो कार्यवाहक होते हैं, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उसमें 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने? 34। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कहाँ पर? जो दूर संचार होता है या अपील अधिकरण होता है, उसकी जो चुनौती होती है वो किस में दे सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में ही उसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संसद के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, साथ ही आपको समझ भी आ रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और उनकी जो नियुक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है। तो जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसमें जो वृद्धि की जाती है, तो उस वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो आपकी संसद के पास ही होती है। ठीक है, आगे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अगर अपना रिटायरमेंट उन्हें मिल जाता है, सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो वो किसी और न्यायालय में सेवा नहीं कर सकते हैं, ना ही वकालत कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे है आपका कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। जो सामान्यतः जो उच्च न्यायालय होते हैं उनकी जो सभी मामलों की जो सुनवाई होती है वो नई दिल्ली में होती है, परंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके अनुमोदन से? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है उसकी आयु कितनी होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको रिटायरमेंट किस आयु पर प्राप्त होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 65। क्या होगा आंसर? 65।
ठीक है। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आपका अनुच्छेद है 134(1), जो कि संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी? 5 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे इसी में। अब ये कुछ आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए हम इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार अनुच्छेद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 5 है और अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित प्रावधान है। अब पूछेगा एग्जामिनर कि 124 में क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 124 में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कैसी हुई है, उसके गठन कैसे हुआ है, इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे है आपका कि अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस में करते हैं, तो 126 में। ठीक। आगे है आपका कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब आंसर आता है कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो न्यायाधीश होते हैं उसमें जो आपके तटस्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो आपकी 127 में उसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है। आगे है कि अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठने की उपस्थिति के लिए बुलाया जा सकता है। जो अनुच्छेद 128 है, 128 के तहत जो आपके रिटायरमेंट न्यायाधीश हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई बात होती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसकी बैठक जो होती है उसमें वो बैठकों में उन्हें बुला सकती है। ठीक है। आगे है कि अनुच्छेद 129, तो अनुच्छेद 129 जो है आपका वो उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। क्या करता है? अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 130, तो अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। कैसी है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने का मुख्य न्यायाधीश को जो शक्ति प्राप्त होती है। फिर अनुच्छेद 131, तो अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। क्या है? आरंभिक या मूल अधिकारिता का वर्णन मिलता है आपका 131 में। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। कैसा है? विशेष अनुमति का प्रावधान है आपका किस में? तो 136 में। ठीक। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लिखित है। क्या है? उच्चतम जो उनके निर्णय होते हैं उन पर जो दोबारा विचार किया जाता है, रिव्यू देते हैं, उसकी शक्ति उनके पास प्राप्त होती है अनुच्छेद 37 के तहत। आगे है अनुच्छेद 141, तो 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 143, तो 43 में है आपका कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन होता है। जो 143 है उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो लेते हैं उसकी शक्ति उनके पास प्राप्त होती है। आगे है आपका कि अनुच्छेद 145, तो अनुच्छेद 145 है उसमें पूछा गया है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपकी उच्चतम न्यायालय है उसके जो राष्ट्रपति अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है 145 में। ठीक है। आगे है 146, तो जो अनुच्छेद 146 है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। कैसे हैं? अधिकारों एवं सेवकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद से संबंधित आपका कंप्लीट होता है। इसी में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और साथ ही भारत की संचित निधि से भारित होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन आता है, जो भत्ते होते हैं, जो पेंशन होती है, वो भारत सरकार कहाँ से देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो भारत की जो संचित निधि होती है वहाँ से उनको वो दिया जाता है। ठीक है। इसी के साथ आगे है आपका कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का जो निर्णय करने की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है।
अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि जो केंद्र और सरकार के मध्य जो विवाद होते हैं, जो भी मतभेद होते हैं, उनकी जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो उसकी जो शक्ति है वो आपके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया है। तो जो उच्चतम न्यायालय में जो संविधान का जो मूल ढांचा है, उसका जो सिद्धांत है वो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से बना है। कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। साथ ही अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। और कोई अगर ऐसी बात है जो हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, या हमारी वीडियो में आपको समझ नहीं आता है, जैसे आपको किसी चीज़ पर हमें राय देनी हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप हमें राय जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। कैसा, निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू देने का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो तो एक साइड तो हमने आपके सारे अनुच्छेद करा दिए थे, जो आपके 124 से लेके 147 तक जितने भी अनुच्छेद थे, उसमें जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी दिए गए थे वो सारे हमने करा दिए थे। अब जो एग्जाम में जो आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है वो ये है आपका। ठीक है, और आगे जो पूछेगा तो वो उसी में से पूछ लेगा। ठीक है, फुल कंटेंट है आपका, जो भी एग्जामिनर होगा अगर आपका उच्चतम न्यायालय से कोई क्वेश्चन होगा तो इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे है आपका कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो संविधान की मूल संरचना का जो बुनियादी ढांचा है वो क्या है, तो वो आपका न्यायिक समीक्षा है। क्या है, न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है, तो जो अंतिम अधिकार भी आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। ठीक है, आगे है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो इनकी जो अधिकारिता के अंतर्गत जो मामले आते हैं वो आपके मूल अधिकारों का परिवर्तन आता है। क्या आता है, मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, इसी के साथ आपका आगे है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे है ये आपका न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियों से संबंधित है, जो हम पूरा आपको बता देते हैं। उन्मुक्तियां जैसे कि जो कि आपके अनुच्छेद 121 के अंतर्गत आता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों के जो न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है, संसद में अगर आप उनकी जो चर्चा करते हैं उस पर प्रतिबंध लगा देता है, अनुच्छेद 21। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसमें संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। यानी कि जो उनके विषय में कोई चर्चा है या उनका कोई ऐसा व्यवहार रहा होगा जिसके उन पर कोई बात होनी हो, तो ऐसा कोई उनमें संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर उस न्यायाधीश के पद से हटाना है तो आप उस जो संसद में इस जो बात है उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है कि न्यायालय की अवमानना। जो न्यायालय की जो अवमानना होती है वो आपकी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में, किसमें, 129 में और 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना से संबंधित शक्तियों का प्रावधान है। अवमानना से संबंधित शक्तियों का प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 215 में। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध होते हैं वो दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। ये आपके किस अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद 224(7) में आता है। ठीक है, क्या आता है कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उसमें कार्य कर चुका हो, रिटायरमेंट के बाद वो सोचे कि हम किसी और में वकालत कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो रिटायरमेंट के साथ किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका, आगे है आपका कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के जो प्रथम है और वो भी दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो आपके न्यायमूर्ति केजीवाल कृष्ण थे। कौन थे, न्यायमूर्ति केजीवाल
क्रेशनर। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो वो आपके राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की है। किसने की है, गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो कब, तो अनुच्छेद 32 में। किस में करता है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसी के साथ आगे हम चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में जो अपीली क्षेत्राधिकार है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से 4 भाग है, तो आपका संवैधानिक विषय है जिसमें क्या कहते हैं 132 के अंतर्गत आता है। सिविल विषय है जो कि आपके अनुच्छेद 133 में आता है। आपराधिक विषय है जो कि अनुच्छेद 34 में आते हैं। और विशेष अनुमोदन की जाने वाली जो अपीलें होती है वो आपके अनुच्छेद 136 में आती हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। मतलब यानी कि ये है, इसमें ये पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई न्यायाधीश है, अगर उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उसे नियुक्त किया जाता है तो उसने कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, तो 10 वर्षों तक उसने उच्च न्यायालय होता है उसमें वकालत की हो। ठीक है, आगे है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित करता है। कैसा हो, असंवैधान के, जो संविधान के विपरीत हो उसे कैसा करेगा, असंवैधानिक घोषित करेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे आता है आपका कि भारत के न्यायालयों में से किसे और अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो वो आपका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से होता है, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा राज्यपाल से संबंधित होगी, तो वो हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में राज्यपाल से संबंधित आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।